तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से। लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों आज का लाइक टारगेट 1000, आशा करते हैं आप इसे पूरा जरूर करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से लाइक करते हुए जान लेते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को। पीएम किसान की अगली या 11वीं किस्त की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 1 अप्रैल 2022 के बाद कभी भी आपके खाते में गिर सकती है, लेकिन अगर आपने ई-केवाईसी नहीं पूरी की है तो 2000 रुपये की किस्त लटक सकती है। बता दें पीएम किसान पोर्टल पर ई-केवाईसी शुरू हो गई है और बेहद आसानी से आप अपने घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से कर सकते हैं। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए अगर आपको अगली किस्त बिना किसी रुकावट के पाना है तो 31 मार्च तक इसे पूरा जरूर कर ले। कोटा में भाजपा को बड़ा झटका, करीब 4 दर्जन कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। बता दें कोटा उत्तर के रामपुरा इलाके से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यहां एक साथ 3 से 4 दर्जन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। इस दौरान खुद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी मौजूद रहे। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को दुपट्टा पहनाकर कांग्रेस में स्वागत किया। ये सभी बीजेपी से लंबे समय से जुड़े हुए थे। आज एकाएक उनका कांग्रेस ज्वाइन करना बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। इस दौरान मंत्री शांति धारीवाल के अलावा मेयर मंजू मेहरा, जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी समेत कई कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस का दामन थामने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि उन्हें भाजपा में वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। हमेशा उन्हें नजरअंदाज किया गया और इसी को लेकर वो आहत थे। इसके बाद उन्होंने भाजपा छोड़ने का फैसला किया। भाजपा छोड़ने को लेकर उन्होंने कहा है कि कोटा उत्तर समेत शहर में चल रहे विकास कार्यों ने इन कार्यकर्ताओं को प्रभावित किया। आज इन सब ने विकास पुरुष शांति धारीवाल के नेतृत्व में कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ समाजवादी नेता शरद यादव ने अपनी पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का रविवार को आरजेडी में विलय कर दिया। दिल्ली स्थित उनके आवास पर इसकी घोषणा की गई। ऐलान के बाद शरद यादव, तेजस्वी यादव ने विपक्ष के सभी नेताओं को एकजुट होने का इशारा किया है ताकि मौजूदा बीजेपी सरकार से मुकाबला किया जा सके। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने विपक्ष को एक साथ जोड़ने और सरकार को हराने के लिए कांग्रेस की एक बड़ी भूमिका की बात कही है। साथ ही तेजस्वी ने अपना एक सुझाव साझा करते हुए बताया कि किस तरह कांग्रेस हमारे साथ मिलकर सरकार को हरा सकती है। पिछले साल जुलाई में सामने आया था कि भारत सरकार सैन्य स्तर के एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर अपने ही नागरिकों की जासूसी कर रही है। जिन लोगों की जासूसी हो रही उनमें पत्रकार, विपक्षी नेता और यौन उत्पीड़न का शिकार हो चुके लोग थे। यह खुलासा वैश्विक मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा किए गए टेक्निकल रिसर्च और वेरिफिकेशन के बाद हुआ। भारत अकेला ऐसा देश है जिसने पेगासस नाम एक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया। दरअसल कई देश इजराइल की एक कंपनी द्वारा विकसित इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे थे और खास बात यह है कि इस सॉफ्टवेयर को सिर्फ सरकारों को ही बेचा जाता है। उत्तर प्रदेश में 35 सालों के बाद ऐसा हुआ है कि कोई सरकार 3 बार दूसरी बार रिपीट कर रही। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। हालांकि अब तक डिप्टी सीएम कैबिनेट मंत्रियों के नाम तय नहीं हो सके। हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि इसमें जातीय समीकरणों को पूरी तरह से साधने का प्रयास किया जाएगा ताकि 2024 की तैयारी मजबूती से की जा सके। चुनाव के दौरान सपा समेत सभी विपक्षी दलों ने भाजपा पर पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाया था। इसके अलावा ब्राह्मणों की भी उपेक्षा करने की बात कही गई थी। हालांकि भाजपा ऐसे प्रक्षेपण से निपटने के लिए मजबूत तैयारी में जुट गई है। यही वजह है कि भाजपा अलकमान इस बार 2 की बजाय 3 डिप्टी सीएम देने पर विचार कर रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को दिल का दौरा पड़ने की अफवाह रविवार को सोशल मीडिया पर फैल गई। देर रात स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद ट्वीट करके इस दावे का खंडन किया और बताया कि वो पूरी तरह स्वस्थ है। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और तस्वीर भी साझा की। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने स्वामी प्रसाद मौर्य को दिल का दौरा पड़ने वाला कहकर पोस्ट किया है। इसमें स्वामी प्रसाद के समर्थक चिंतित हो गए। लोग एक दूसरे से यह सवाल करने लगे। स्वामी प्रसाद मौर्य को फोन आने लगे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया कि मेरा दिल इतना कमजोर नहीं कि कायरो के डर से मुझे दिल का दौरा पड़ेगा। आगामी दिनों में महाराष्ट्र की कई महानगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। इसको देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निर्देश के बाद शिवसेना पूरे राज्य में जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। इसके जनसंपर्क अभियान के जरिए शिवसेना की कोशिश उद्धव ठाकरे सरकार द्वारा बीते 2.5 वर्षों के किए गए कार्यों की जनता तक पहुंचाना, सभी जिलों में पार्टी के संगठन को मजबूत करना। शिवसेना के जनसंपर्क अभियान का पहला चरण 22 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च तक पूर्वी विदर्भ, पश्चिमी विदर्भ और मराठवाड़ा के 19 जिलों में चलेगा। शिवसेना ने इस जनसंपर्क अभियान के नेतृत्व अपने 19 सांसदों और जिला प्रमुख को सौंपा है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय राउत ने बताया है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पूरे राज्य में यह जनसंपर्क अभियान कल से शुरू होगा।
बिहार पर बीमारू राज्य होने का ठप्पा लगा था, जिसे लगभग 17 साल की मेहनत के बाद नीतीश कुमार ने बदला। अब बिहार विकासशील राज्य की श्रेणी में आ रहा है। इसे अब विकसित राज्य बनाना है, ये कहना है उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन का। शाहनवाज हुसैन ने एक ट्वीट किया है। जी हां, आपको बता दें कि शाहनवाज हुसैन ने अपने बयान में कहा है कि बीमारू राज्य को यहाँ ठप्पा लगा है और उसे हम हटा कर रहेंगे। इन 5 सालों में हम बिहार में इतने उद्योग लगाएंगे, बिहार विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा होगा। कर्नाटक हाई कोर्ट के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। हाई कोर्ट के फैसले के बाद कई छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। बता दें कि हाई कोर्ट ने 15 मार्च को अपने फैसले में कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं और छात्राओं को बिना हिजाब के कक्षाओं में जाना होगा। वहीं हाई कोर्ट के फैसले के बाद कई छात्राओं ने परीक्षाएं बैठने की इनकार कर दिया था। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सोमवार 21 मार्च को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटे में कोरोना के 1549 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा बीते दिन कोरोना से 31 मरीज की मौत हुई है, जिनमें से 24 मरीज की मौत केरल में हुई। वहीं कर्नाटक में 2 और एक मरीज की मौत मिजोरम, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश में हुई है। हालांकि इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 2652 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 1134 मामले कम हुए हैं। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को सोने की कीमतों में एक बार फिर गिरावट आई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज अप्रैल वायदा सोने का भाव 0.08% प्रति 10 ग्राम पर गिर गया है। हालांकि चांदी की कीमतों में तेजी आई है। MCX पर मई वायदा चांदी की कीमत में 0.21% प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने की दरें आज स्थिर थी, क्योंकि निवेशकों की नजर रूस यूक्रेन में जारी जंग के घटनाक्रम पर थी। हाजिरी सोना $1921.80 प्रति औंस पर सपाट था, जो पिछले सप्ताह के 2 से निचले स्तर के करीब पहुंचा हुआ था। पिछले हफ्ते अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा प्रमुख ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी के बाद सोने चांदी में गिरावट आई और आगामी नीतिगत बैठकों में 6 और दरों में बढ़ोतरी का संकेत दिया। अगर आप अपने वाहन की टंकी पेट्रोल या डीजल से फुल कराने जा रहे हैं तो रुकिए, यहाँ जरूर जान लीजिए कि आपने शहर में पेट्रोल और डीजल का रेट क्या है। यहाँ हम आपको बताएंगे कि आज यानी सोमवार 21 मार्च को प्रयागराज में पेट्रोल और डीजल प्रति लीटर कितने रुपये में बिक रहा, क्योंकि प्रतिदिन सुबह शहर में नया रेट जारी किया जाता है। यह बात अलग है कि पिछले कई माह से पेट्रोल और डीजल के रेट में कोई तब्दीली नहीं हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध में होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ गए। इससे पेट्रोल और डीजल के फूटकर दाम बढ़ने भी लगातार उम्मीद जताई जा रही थी। लोगों की निगाहें प्रतिदिन के रेट पर टिकी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि तेल कंपनियों ने 20 मार्च को पेट्रोल डीजल के रेट अपडेट किया। हालांकि प्रयागराज में फुटकर में अभी कीमतों में वृद्धि नहीं हुई है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर IPCC की नई रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें भारत के प्रति एक चिंताजनक स्थिति को रेखांकित किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर कार्बन उत्सर्जन को कम नहीं किया गया तो जल्द ही भारत रहने लायक ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि देश की धरती हीट वेव से तप जाएगी। ऐसा ही कुछ आकलन IIT रुड़की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने कहा है। रिसर्च में यह बात सामने आई कि साल 2030 तक अहमदाबाद के 70% भूमि का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आज के ताज़ा और बड़ी खबरों में अब तक के लिए इतना ही। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। खबरों को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।